आज हम राजीव गांधी हत्याकांड की जांच की उस सच्ची कहानी पर बात करेंगे जो काफी जटिल रही। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमारा एक विस्तृत विवरण है, तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। जी। 21 मई 1991 श्री पेरुम्बदूर, रैली का माहौल, और फिर रात करीब 10:15 बजे वो भयानक धमाका। राजीव गांधी समेत 18 लोगों की जान चली गई। मंजर बहुत भयावह रहा होगा। बिल्कुल। उस वक्त तो मतलब चारों तरफ अफरा तफरी थी, धुआं, चीख पुकार, और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जैसे महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी की हत्या हुई वैसा नहीं था। मतलब यहाँ हत्यारा मौके पर नहीं पकड़ा गया था। ओहो। कोई सुराग नहीं। धमाके में सबूत लगभग खत्म हो चुके थे। तो फिर जांच शुरू कहाँ से हुई होगी? ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। बहुत ज्यादा। और इसीलिए ना अफवाहों का, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का डर भी था। हाँ, जाहिर है। इसी अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए फिर डी.आर. कार्तिकेयन के नेतृत्व में SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। अच्छा। उनके सामने चुनौती थी जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। और पहली उम्मीद की किरण कहाँ से मिली? सुना है किसी कैमरे का रोल था इसमें। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प था। तमिलनाडु फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर थे डॉक्टर चंद्रशेखरन। उन्होंने अखबार में घटनास्थल की तस्वीरें देखी, मलबे में उन्हें कैमरा देखा। उन्हें लगा कि शायद ये काम का हो सकता है। और वो कैमरा किसका निकला? वो कैमरा हरी बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था। ओहो। वो भी उस धमाके में मारे गए थे। ओहो। जब उस कैमरे की फिल्म डेवलप की गई तो बस एक तस्वीर ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। कौन सी तस्वीर थी वो? उसमें एक महिला थी, नारंगी और हरे रंग का सलवार कमीज पहने, चश्मा लगाए, हाथ में चंदन की माला। ये धनु थी। धनु यानी मानव बम? हाँ, और उसके ठीक बगल में एक सफेद कुर्ते वाला आदमी खड़ा था, शिवरासन। तो इसी तस्वीर से पक्का हो गया कि धनु ही मानव बम थी। तस्वीर और घटनास्थल से मिले कुछ और सबूत, जैसे डेनिम कपड़े की कुछ टुकड़े मिले थे। अच्छा। और हरे नारंगी धागे, उनसे ये पक्का हो गया। और ये घायल सब इंस्पेक्टर थी अनुसुईया। हाँ? उन्होंने बताया कि खुद राजीव गांधी ने ही धनु को अपने पास बुलाया था और हरी बाबू ने, मतलब फोटोग्राफर ने, उसे VIP घेरे में लाने में मदद की थी। हरी बाबू मतलब फोटोग्राफर भी इस साजिश में शामिल था? शक तो यही हुआ। जब SIT हरी बाबू के घर पहुंची तो वहां चंदन की माला का बिल मिला। LTT चीफ प्रभाकरन की तस्वीर मिली और एक चिट्ठी मिली जिसमें हरी बाबू ने किसी खतरनाक मिशन का जिक्र किया था। तो शक सीधा LTT पर गया। बिल्कुल। हालांकि शुरू में कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स अलग थे, वो इसे नकार रहे थे, लेकिन अब शक पुख्ता हो गया था। इसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई होंगे। हाँ, फिर एक श्रीलंकाई तमिल लड़का पकड़ा गया, शंकर कोनेश्वरन। हाँ। ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उसने तस्वीरों से शिवरासन को पहचान लिया। वही सफेद कुर्ते वाला प्रभाकरन का खास आदमी जिसकी एक आंख नहीं थी। अच्छा। कोनेश्वरन ने बताया कि शिवरासन के साथ 9 लोगों का हिट स्क्वाड भारत आया था और उसकी डायरी से एक और नाम सामने आया, नलिनी। नलिनी? उसका क्या कनेक्शन था? बाद में नलिनी के भाई भाग्यनाथन ने पुष्टि की। उसने बताया कि शिवरासन धनु, नलिनी उसका प्रेमी मुरुगन और शुभा। शुभा कौन? शुभा थी धनु की बैकअप, मतलब अगर धनु फेल हो जाती तो शुभा धमाका करती। ये धनु और शुभा LTT की ब्लैक टाइग्रेस सुसाइड स्क्वाड की मेंबर थी। बाप रे। हाँ। नलिनी और मुरुगन को फिर मद्रास बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया। मुरुगन ने साइनाइड खा के मरने की कोशिश की। ओ, LTT वाले रखते थे ना साइनाइड? बिल्कुल, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, पकड़े जाने पर साइनाइड खा लेना। खैर, NSG कमांडो ने उसे बचा लिया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर LTT राजीव गांधी को क्यों मारना चाहता था? भारत ने तो पहले उनकी मदद की थी ना? सही कहा। LTT का लक्ष्य था श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग देश, तमिल ईलम। भारत ने शुरू में मदद भी की, लेकिन फिर 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ। हाँ। जिसमें LTT शामिल नहीं था। उसके बाद राजीव गांधी ने IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेज दी। LTT ने इसे अपने खिलाफ माना और IPKF से लड़ाई छेड़ दी 1987 से 90 तक। अच्छा। उन्हें डर था कि अगर 1991 के चुनाव में राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो वो IPKF को फिर से भेज देंगे। इसीलिए अक्टूबर 1990 में ही उन्हें मारने का फैसला कर लिया गया था। तो शिवरासन इसी प्लान के साथ नवंबर 1990 में भारत आया। हाँ। हत्या से पहले बाकायदा 2 ट्रायल रन भी किए गए। ट्रायल रन कैसे? सुरक्षा इंतजाम देखने के लिए। एक बार तो धनु ने पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के पैर भी छुए थे रैली में।
ये देखने के लिए कि वो टारगेट तक पहुंच सकती है या नहीं। ओ माय गॉड। दिल्ली में एक प्लान बी भी था, लेकिन वो किसी वजह से कामयाब नहीं हुआ। शिवरासन खुद भी पुलिस से बचने के लिए लगातार भेज बदलता रहा। एक बार तो तेल के टैंकर में छिपकर भागा था। कमाल है। तो आखिर में वो पकड़ा गया या? आखिर में एसआईटी को खबर मिली 18 अगस्त 1991 को कि शिवरासन बेंगलोर के पास कोनानकुंटे इलाके में एक घर में छिपा है। फिर घर को घेर लिया गया। एनएसजी कमांडो बुलाए गए। प्लान था उसे जिंदा पकड़ने का। लेकिन कहते ना, सरकारी काम, अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन की कमी, फिर साइनाइड एंटीडोट की एक्सपायरी डेट पर बहस, इसमें करीब 36 घंटे निकल गए। 36 घंटे? इतना वक्त? हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि जब 20 अगस्त की सुबह एनएसजी कमांडो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तब तक शिवरासन, शुभा और घर में मौजूद उनके दूसरे साथी सब साइनाइड खाकर मर चुके थे। ओह नो, मतलब सारी मेहनत बेकार। लगभग 90 दिन की वो तलाश, उसका अंत इस तरह हुआ। शिवरासन जिंदा हाथ नहीं आया। बाद में सीबीआई ने 26 लोगों पर चार्जशीट दायर की। टाडा कोर्ट ने तो सबको मौत की सजा दे दी थी। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 7 लोगों की मौत की सजा बरकरार रखी। नलिनी और मुर्गन भी उनमें थे। बाद में खैर उनकी सजा भी आजीवन कारावास में बंध दी गई। तो कानूनी तौर पर मामला खत्म हुआ? कानूनी तौर पे हाँ, लेकिन सवाल बहुत सारे रह गए। जैसे 1998 में जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जी। उसने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया था, जिसमें शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें या कुछ भारतीय नेता भी शामिल हो सकते थे। अच्छा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एसआईटी पर शायद दबाव था कि वो जांच को सिर्फ एलटीटी तक ही सीमित रखे। यासिर अराफात ने तो बिना किसी सबूत के मोसाद पर भी शक जताया था। तो मतलब ये कि शायद पूरी सच्चाई कभी सामने आई ही नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। शिवरासन की मौत के साथ क्या साजिश की पूरी कहानी भी हमेशा के लिए दफन हो गई? ये सोचने वाली बात है।